क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी का फ्रंट कैसे डेवलप हुआ था? क्या आपको मालूम है कि एक अमेरिकन नॉवल ने किस तरीके से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को तरतीब देने में मदद दी थी? उस नॉवल का, अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी का, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी गोल्स का और यूएसएड का क्या ताल्लुक है? आज हम इस वीडियो में आपसे उसी पे बात करेंगे। कहानी को समझाने के लिए मैं आपको 3 ऐसे वाक़यात बताता हूँ जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पहला वाक़या तारीख के अंदर 1964 से 1973 के दरमियान वक़ूअ पज़ीर हुआ। इस वाक़ये के अंदर ये मामला था कि जब कोल्ड वॉर अपनी हाइट के ऊपर थी, तो वियतनाम के अंदर एक जगह है लाओ। लाओ जो है ये वियतनाम और अमेरिका की जंग के अंदर एक न्यूट्रल ग्राउंड था जिसके लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस जंग के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं करते थे। अमेरिका ने यहाँ पर अपनी एक सीक्रेट कोवर्ट वॉर गेम जो है वो की। वो सीक्रेट कोवर्ट वॉर गेम क्या थी कि उसने लाओ के ऊपर जो कि उस वक्त का एक न्यूट्रल इलाका था और जहाँ के बाशिंदे बहुत ज़्यादा इस जंग के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर 260 मिलियन बॉम्ब्स जो हैं वो गिराए। 216 मिलियन बॉम्ब्स, तकरीबन हर एक बंदे के लिए 100 बॉम्ब। ये उस वक़्त की सबसे बड़ी और बल्कि अभी तक मेरा ख़्याल है वॉर हिस्ट्री के अंदर किसी भी जगह के ऊपर सबसे ज़्यादा जो बॉम्ब्स गिराए जाते हैं किसी एक इलाके के अंदर, ये तारीख़ में दर्ज है कि ये इस इलाके की हम बात कर रहे हैं। लॉ के अंदर ये जो अमेरिका ने कोवर्ट ऑपरेशन किया, इसका नाम उन्होंने रखा था ऑपरेशन बैरल रोल। और ये सब कुछ किस लिए था? इसलिए क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक ऐसी एजेंसी जिसको उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए इस्तेमाल करना था, उसको अपने फ्रंट के ऊपर लाकर वहाँ पर फिर अपने मामलात शुरू किए। यूएस एड ना सिर्फ इसने कि वहाँ पर जाके सीआईए के साथ मिलके, यानी सीआईए ने फिर यूएस एड को ना सिर्फ ये कि इस्तेमाल करते हुए लॉ के अंदर कुछ अपने लिए ग्राउंड प्रिपेयर करना शुरू किया, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन एड के थ्रू वहाँ पे एयर वॉर स्ट्रिप्स जो हैं वो पैदा बनाना शुरू की। उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं, मियाओ उनको कहते हैं, वहाँ के जो लोग थे या मंग ट्राइब के जो लोग थे, उनको उन्होंने फिर रिक्रूट करना शुरू किया। और उसके अलावा इसी एजेंसी के थ्रू वहाँ पे उन्होंने फनलिंग की ताकि दुनिया को ये पता ना चल सके कि यूएसएड जो कि बज़ाहिर एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरीके से सीआईए को वहाँ पे ग्राउंड फराहम कर रही है इस सारी रिक्रूटमेंट के लिए, फनलिंग ऑफ फंड्स के लिए और साथ साथ ग्राउंड पे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जिसके ज़रिए फिर अमेरिकन मिलिट्री जो है वहाँ पर अपने कदम जमा सके। ये था तारीख का पहला वाक़या। तारीख का दूसरा वाक़या सन 2015 की एक कहानी है। बहुत आगे आके आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के इलाके फाटा के अंदर एक वाक़या होता है। वाक़या क्या है कि पाकिस्तान के 3 लॉयर्स जो हैं वो यूएस एड को सू कर देते हैं। और यूएस एड को वो सू करते किस बात पे करते हैं कि जी कि यूएस एड जो है उसने अचानक अपने जो ऑपरेशंस हैं वो ना सिर्फ ये कि वहाँ से रैप अप कर दिए, बल्कि वो बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से वो पैसे लेना वापस भूल गए या नाकाम रहे, जो कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा था। ये 3 पाकिस्तानी लॉयर जब इनकी आप कहानी को डिग आउट करते हैं और इसमें देखते हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, यानी कि एईडी। इस एकेडमी के इर्द-गिर्द जो है वो तकरीबन $9 मिलियन का हर्जाना जो है वो क्लेम किया इन 3 लॉयर्स ने। और उन्होंने ये कहा कि बहुत सारा ऐसा पैसा जो कि इस एकेडमी के थ्रू फाटा के कुछ मामलात के अंदर इन्वॉल्व हुआ था, उसका कुछ अता पता नहीं है। कुछ पता नहीं कि वो पैसा किधर गया, कहाँ गया, किस तरह इस्तेमाल हुआ। इसलिए यूएस एड को ना सिर्फ ये कि सू किया जाए, बल्कि वो तमाम लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको इन्वॉल्व करके इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सीएफआर जो कि अमेरिका का एक मोतबर इदारा है, थिंक टैंक है, सबसे पुराना आई थिंक, उसने ये रिपोर्ट जब छापी थी 2015 के अंदर, तो उसने ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं उसके अंदर डाली थी। ये हो गया दूसरा वाक़या। और अभी एक तीसरा वाक़या जो कि इन सारी कड़ियों को मिलाता है, 2025 के अंदर जब ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, तो एलन मस्क जो कि उनके डॉज के इस वक्त सरबराह हैं, इनका काम इस वक्त ये है कि उन्होंने एफिशिएंसी देखनी है तमाम डिपार्टमेंट्स की। वो आते ही जिन इदारों के ऊपर सबसे पहले अपना कुल्हाड़ा चलाते हैं, उनमें से एक यूएसएड है। बज़ाहिर देखने में ये लगता है कि यूएस एड को बंद करने की बातें हो रही हैं। बज़ाहिर देखने में ये लगता है कि शायद एलन मस्क और ट्रंप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे ही होना जा रहा है? इसके ऊपर हम आगे जाके अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं कि एक्चुअली यूएस एड के ऑपरेशंस हैं क्या? किस तरीके से काम करती है? और किस नज़रिए से एलन मस्क या ट्रंप इसके ऊपर कुल्हाड़ा चलाने की बात कर रहे हैं? यूएस एड, हम जब एड पढ़ते हैं इसके अंदर तो हम ये समझते हैं कि शायद ये एड की एक कोई या चैरिटी की कोई ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि अगर इसका मुखफ़्फ़ पढ़ा जाए, यानी इसकी एब्रीविएशन को सही तरीके से पढ़ा जाए, तो ये बनती है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट।
माइक पेंस जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैं, वो इसके बारे में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि यूएस एड का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो दूसरे ममालिक को चैरिटी करेगी, हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर वो कोई जाके चंदा दे रही होगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो डेवलपमेंट एड के नाम के ऊपर वहाँ पे जो उनके अपने एसेट्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी ताकि वो यूएस के जो फॉरेन रिलेशन के जो मामलात हैं और जो फॉरेन इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट रिलेटेड, उनको सिक्योर कर सके, उनको परसू कर सके और उनको परपेचुएट कर सके। यूएस एड है क्या? इसका शाखसाना कहाँ पर है? इसके रूट्स कहाँ पर हैं? जब तक हम इसके बारे में थोड़ा-सी जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक शायद हमें ये पता नहीं चलेगा कि यूएस एड के मामलात दुनिया के अंदर क्यों और कैसे चल रहे हैं। 1948 के अंदर प्रेसिडेंट ट्रूमैन, जो कि अमेरिका के उस वक़्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक इकोनॉमिक रिकवरी एक्ट जो है, वो मार्शल प्लान के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करने की बात की थी। मार्शल प्लान ये था 1948 के अंदर कि आप जो है वो जो वॉर के बाद जो यूरोप है, जो कि इस वक़्त उस वक़्त बहुत बुरे तरीके से तबाह हाल था, जिसके लिए रिबिल्डिंग की ज़रूरत थी। उस वक़्त प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने 1947 के अंदर पहले ये प्रपोज़ल दिया और उसके बाद 1948 के अंदर जब ये मार्शल प्लान इम्प्लीमेंट किया, तो उन्होंने ये कहा कि जी कि इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और तकरीबन 1948 से लेके 1961 तक ये जो दौर बनता है 13 साल का, इसके अंदर उन्होंने 13.3 बिलियन डॉलर की जो है इमदाद यूरोप को दी थी। इसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे कुछ। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर से पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि जो ब्लॉक है, यूरोपियन ब्लॉक, इसके अंदर अमेरिका की अपनी एक इन्ग्रेस हो और इस इन्ग्रेस के थ्रू जो ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक, ये कम्युनिज़्म का रास्ता रोक सकें। ये पहला कदम था मार्शल प्लान के थ्रू, जिसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट एड के थ्रू यूरोपियन ब्लॉक को अमेरिका ने अपने साथ मिलाया था। दूसरा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है अमेरिका का, उसको फिर यूरोप के अंदर परपेचुएट किया जा सके और अगेन कम्युनिज्म के खिलाफ एक दीवार खड़ी की जा सके। 16 के करीब यूरोपियन कंट्रीज जो आज तक उसका हिस्सा हैं, वो किस तरीके से हैं वो भी आगे जाके हम देखते हैं उस ब्लॉक का। वो उन्होंने ऑप्ट किया था इस ब्लॉक का हिस्सा बनने में और इस एड को लेने में। 13.3 बिलियन की जो एड है फिर इन 16 कंट्रीज के अंदर, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपके सामने नशर हो रही होंगी, इन्होंने इसके अंदर फिर अपना हिस्सा डाला था, बल्कि इसका हिस्सा वसूल किया था। मार्शल प्लान का एक 4 पॉइंट एजेंडा था जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। उसी 4 पॉइंट एजेंडा को जब हम देखते हैं तो वो फिर इवॉल्व होता है और लीड करता है टुवर्ड्स अनदर एक्टिविटी, जो कि फिर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के दौर के अंदर वकूफ़ पज़ीर होती है। 1964 से लेकर 1973 का एक वाक़या मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन उससे भी पहले एक और वाक़या हुआ 1961 के अंदर। 1961 के अंदर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जब सेनेटर थे, तो उन्होंने एक नॉवल पढ़ना शुरू किया जिसका नाम था द अगली अमेरिकन। द अगली अमेरिकन के अंदर जो उन्होंने बात की या जो ऑथर ने बात बताने की कोशिश की, वो ये थी कि अमेरिका किस तरीके से दुनिया के अंदर अपना जो सॉफ्ट इमेज है, जो अपने फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इसके नेशनल इंटरेस्ट के गोल्स हैं, उनको किस तरीके से लूज कर रहा है अगेंस्ट द कम्युनिज्म राइज। इस चीज़ ने इतना इंस्पायर किया सेनेटर जॉन एफ कैनेडी को, उन्होंने सेनेटर होते हुए तमाम सेनेटर्स जो थे उनको वो नॉवल भेजा। लेकिन ज़ाहिर है उसका इतना इफेक्ट तो नहीं हुआ होगा बीइंग सेनेटर, जब वो सेनेटर थे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने रिकमेंडेड और नेसेसरी रीडिंग के तौर पे उस नावल को तमाम डिपार्टमेंट्स को और तमाम कांग्रेसमैन को भेजा। और ना सिर्फ ये कि उन्होंने इनको पढ़ने के लिए कहा, बल्कि दैट नॉवल, दैट इज अगली अमेरिकन, बिकेम द ब्लूप्रिंट फॉर एन एजेंसी, फॉर अ फ्रंट which then not only perpetuated American national interest in foreign countries, बल्कि वो ब्लूप्रिंट बना एक ऐसी एजेंसी के लिए जिसका नाम फिर हम बाद में जानते हैं यूएस एड के तौर पे, दैट इज यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अगली अमेरिकन जो है ये नॉवल 1958 के अंदर लिखा गया था और इसने जो सेनेटर जॉन एफ कैनेडी और बाद में प्रेसिडेंट एफ कैनेडी को इतना ज़्यादा इंस्पायर किया था कि दिस एक्चुअली बिकेम नॉट ओनली द ब्लूप्रिंट फॉर यूएस एड बट ऑल्सो अनदर एक्ट, दैट इज फॉरेन असिस्टेंट एक्ट ऑफ 1961, जिसके तहत फिर बाद में जाके यूएस एड जो है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। फॉरेन असिस्टेंट एक्ट जो है उसकी बुनियाद अगली अमेरिकन और उसी की बुनियाद जो है, उसी बुनियाद के ऊपर फिर जो है वो यूएस एड जो है वो बना। यूएस एड जो है इसने अपनी जो मार्शल प्लान की ओरिजिनल थीम थी कि हम फॉरेन असिस्टेंस करेंगे, दुनिया के अंदर जाके अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स को असिस्टेंट और ह्यूमैनिटेरियन एड के थ्रू परसू करेंगे, उसको उन्होंने उधर ही रखा। लेकिन उसका एम्बेट उन्होंने यूरोप से बढ़ा के एशिया और अफ्रीका के, यानी जो थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज थे, जो उस वक्त डीकोलोनाइज हो रहे थे, उसके अंदर उन्होंने अपने कदम रखने के लिए और कम्युनिज्म के आगे रास्ता रोकने के लिए उन्होंने फिर इस एजेंसी को इस्तेमाल किया।
यूएसएड जो है अभी माइक बेंस जो हैं जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल रहे हैं, उनके मुताबिक जितनी भी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का पूरा बजट है दैट इज़ अराउंड $72 बिलियन, ये बात कर रहा हूँ मैं आज से 2-3-4 साल पहले की। उससे भी ज़्यादा जो बजट है वो यूएसएड का है पूरी दुनिया के अंदर। यानी जितनी भी इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, जितना भी उनका एस्टेब्लिशमेंट का मामला है और जितने भी उनके सियासतदान हैं, जितना भी ये मामला वो लेके चल रहे होते हैं बाहर की दुनिया के लिए, इन तमाम को जब कंबाइन किया जाता है, तो एक एजेंसी जो सबसे ज़्यादा उभर के सामने आती है अमेरिकन इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, दैट इज़ यूएसएड। अब आप वो 3 वाक़यात याद कीजिए। एक वो जो कि 1964 से 1973 तक के दरमियान मैंने आपको बताया जो कि लॉ के मकाम के ऊपर हुआ। एक वो वाक़या जो 2015 के अंदर फाटा के अंदर हुआ और एक अब का वाक़या जिसके अंदर डॉज के थ्रू एलन मस्क जो है वो यूएसएड को बंद करने की बातें कर रहा है या अपैरेंटली ऐसे रिपोर्ट किया जा रहा है जैसे एलन मस्क इज़ गोइंग टू शट डाउन यूएसएड। इज़ ही गोइंग टू शट डाउन यूएसएड और नॉट? आप इसके मामलात को इस तरीके से देखिए कि यूएसएड जो है वो ना सिर्फ ये कि सीआईए का, एनएसए का और जितनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी है अमेरिका की उसका फ्रंट है, बल्कि इस हिसाब से भी देखिए कि अमेरिका के जितने भी फॉरेन नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको किस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है या परसू करना है थ्रू देयर एसेट्स विच इन बीन स्प्रेड आउट अराउंड द वर्ल्ड, उसको बेसिकली यूएसएड जो है वो देख रही होती है या परसू कर रही है। तो क्या एलन मस्क इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे कि वो अमेरिका के जितने भी एसेट्स दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स जो उन्होंने खर्च किए हैं, क्या वो उसको ओवरनाइट शट डाउन कर देंगे? मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। इसकी वजह ये है कि अगर आप पाकिस्तान को सिर्फ देखें तो 39 के करीब प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान यानी 39 प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो सफ़र करेंगे अगर यूएसएड को बंद कर दिया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ यूएसएड चला रही है और बहुत से ऐसे प्लान्स हैं जो कि एनजीओज और एनजीओज के थ्रू पाकिस्तान के अंदर परपेचुएट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो रॉबर्ट हैथवे हैं, डॉक्टर रॉबर्ट हैथवे, ये वुडरो विल्सन इंस्टीट्यूट जो है अमेरिका का, उसके डायरेक्टर रहे हैं एशिया प्रोग्राम के। उन्होंने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि सिर्फ 2001 से लेकर 2007 तक जो एक नेसेसरी एड जो पाकिस्तान को जानी थी और जो यूएसएड ने अपने ऊपर लिखी हुई थी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी और अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी, वो 8 बिलियन के करीब उन्होंने बात की थी या 10 बिलियन के करीब बात की थी। लेकिन उनका कहना था कि बहुत सारा ऐसा फंड है जो कि पाकिस्तान को इसके अलावा भी मिला है जिसके कोई भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं मिलते। तो इट कैन गो अप टू $20 बिलियन रुपीज़ जस्ट इन 7 ईयर्स टाइम फ्रेम जो कि पाकिस्तान को शायद मिले हों। ये एक मुल्क की कहानी है। इसी तरीके से आपको नज़र आता है कि किस तरीके से यूएसएड जो है अफगानिस्तान के अंदर अपने पंजे जो है या अपने टेंटिकल्स जो हैं उनको फैलाती है थ्रू दिस एड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी तरीके से एशिया और अफ्रीका के बाकी ममालिक अगर उनका इकट्ठा किया जाए तो जो सिर्फ 2021 तक का या 22 तक का या 23 तक का आपको डाटा मिलता है यूएसएड की वेबसाइट्स के थ्रू, वो पता चलता है कि पूरी दुनिया के अंदर $44.3 बिलियन का एड प्रोग्राम जो है यूएसएड चला रही थी इन डिफरेंट कंट्रीज़। ये किसी भी मुल्क के किसी भी बजट से, डेवलपिंग कंट्री के किसी भी मुल्क से के 10 साल के बजट के बराबर है, जो कि सालाना यूएसएड जो है वो परपेचुएट कर रही थी एक फिस्कल ईयर के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। अब पाकिस्तान के अंदर ये किस तरीके से काम करते हैं? पाकिस्तान के अंदर आपको पता चलता है कि ये बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ हैं जिसके ज़रिए ये काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे हुकूमती इदारे हैं जो कि इसके अंदर जो है यूएसएड से मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो कि इससे फंड्स ले रहे होते हैं। कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, कुछ मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एक है रूरल सपोर्ट प्रोग्राम नेटवर्क आरएसपीएन। इसको 2010 के अंदर $2.3 मिलियन का बजट जो है वो यूएसएड ने दिया था काम करने के लिए रूरल एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान के। एक पाक पॉवर्टी एलिवेशन फंड है, $2.7 मिलियन का बजट इसको मिला था अगेन 2010 के अंदर। सरहद रूरल सपोर्ट प्रोग्राम एसआरएसपी ये केपी के अंदर है और इसको भी 2010 के बाद से ठीक ठाक फंड्स जो हैं यूएसएड ने दिए थे। द सिटीजन फाउंडेशन टीसीएफ बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है कराची और सिंध के अंदर, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया एजुकेशन के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ी रिसिपिएंट है यूएसएड की। इसी जगह से आगा खान फाउंडेशन, जितने भी आपको लोग मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर एनजीओज आईएनजीओज या इवन डिपार्टमेंट कंसल्टेंट्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंसल्टेंट्स हैं, उनके अगर आप प्रोफाइल्स उठा के पढ़ें, क्योंकि हमारी जो रिसर्च टीम थी जब वो ये काम कर रही थी और उन्होंने प्रोफाइल खंगालना शुरू किए थे, तो पता चला कि ज़्यादातर वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू वहाँ से
कोई सेमेस्टर लगा के आए हुए हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम से होकर आए हुए हैं, या उन्होंने यूएन या यूएनएचसीआर या यूएनडीपी के अंदर काम किया हुआ है, या यूनिसेफ के अंदर, या वो यूएसएड के साथ भी पहले कोई काम कर चुके हैं, और वो लोग फिर वापस आके यहाँ पे एक एनजीओ या आईएनजीओ बनाते हैं, या अपने प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हुए वो गवर्नमेंट इदारों के अंदर कंसल्टेंट के तौर पे हायर होते हैं, और उसके बाद फिर यूएसएड के लिए वो एक रास्ता बनाते हैं जिसके थ्रू फिर वहाँ पर फंड फनलिंग होती है। उस फंड फनलिंग के थ्रू जाहिर है, अगर आप लेट्स से किसी को 100 रुपये दे रहे हैं और 30 रुपये आप डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं, बाकी 70 रुपये आप ना सिर्फ ये कि उस निज़ाम को रोटन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम के ऊपर आप वहाँ के लोगों को इतना करप्ट कर देते हैं कि उसके बाद फिर वो लोग आपके जो मकासद हैं उनकी आबियारी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से इंडस अर्थ ट्रस्ट, इसको भी बहुत ज़्यादा फंड जो है वो यूएसएड देती रही है। अवेयर एसोसिएशन फॉर वाटर अप्लाइड एजुकेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी एक एनजीओ है जिसको यूएसएड जो है वो फंडिंग करती रही है। पाक रेड क्रीसेंट, इसको भी यूएसएड की तरफ से फंड्स आते रहे हैं। थर्ड डीप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम टीआरडीपी, ये बहुत मशहूर एनजीओ है, ये भी थर के अंदर जो है इसने काफ़ी काम किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम है मैरी स्टूप्स सोसाइटी। मैरी स्टूप्स कौन थी? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, मैरी स्टूप्स एडवोकेट थी बर्थ कंट्रोल की, और 1921 के अंदर यूके की फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल क्लिनिक जो है कॉन्ट्रासेप्शंस के ऊपर वो इन्होंने डेवलप किया था, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इन्हीं के नाम के ऊपर एक एनजीओ पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, और हेल्थ और फैमिली प्लानिंग और एबॉर्शन हेल्पलाइन तक इनकी मौजूद है, और इसको भी फंडिंग यूएसएड ही कर रही है। इसी तरीके से ट्रांसजेंडर प्रोग्राम्स जो हैं यूएसएड के, वो कुछ एनजीओज को जो है उनकी फंडिंग का भी इंकशाफ हुआ है। सेव द चिल्ड्रन, जिसको पाकिस्तान ने बैन कर दिया था, और सिर्फ इस वजह से बैन किया था कि वो पाकिस्तान के अंदर कोवर्ट ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व थी, उसको भी पीछे से फंडिंग उस वक्त यूएसएड ही कर रही थी। इसी तरीके से हैंडीकैप इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, उसको भी फंडिंग यूएसएड से आ रही है। इस तरह के बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, और साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कुछ ऑर्गेनाइजेशन। और आप ये देखें कि एक साइड के ऊपर आपको लोकल एनजीओज और आईएनजीओज और पब्लिक डिपार्टमेंट्स नजर आ रहे होंगे, दूसरी साइड के ऊपर आपको वो पूरी एक लिस्ट नजर आ रही होगी जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो कि पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, और उनको भी यूएसएड ही फंडिंग कर रही है। ये है वो सारा नेटवर्क और नेक्सस जिसके जरिए यूएसएड ना सिर्फ ये कि यहाँ पर काम करती है, बल्कि वो बड़ी और छोटी ग्रांट्स, आपको एक बात बताना भूल गया कि पाकिस्तान के अंदर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के नाम के ऊपर यूएसएड ने आईटी इंडस्ट्री के अंदर ग्रांट्स का सिलसिला भी जारी किया था, और उसकी मिनिमम ग्रांट जो थी वो $20,000 से स्टार्ट होती थी और अप टू $200,000 तक जाती थी। इस तरह के बहुत से लोगों को पर्सनली मैं भी जानता हूँ, इस तरह के बहुत से दोस्त हैं मेरे जो कि यूएसएड से पैसे लेके शायद वाकई ही कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन इसका किस तरीके से असर पड़ता है आपकी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, आपकी डेवलपमेंट के ऊपर, आपके सोसाइटल फैब्रिक के ऊपर, और इसमें किस तरीके से सीआईए अपना फ्रंट इस्तेमाल करते हुए आपके बारे में डाटा इकट्ठा करती है, ये एक होशरुबा कहानी है। मैं अगर आपको एक रेफरेंस दूं तो सीआईए जो है वो एक फैक्ट बुक जारी करती है हर साल, जिसके अंदर कंट्री प्रोफाइल्स होते हैं। हर कंट्री का उसके अंदर उन्होंने एक प्रोफाइल दिया होता है, और ये वो होता है जो कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है। अगर आप सिर्फ वो फैक्ट बुक ही जाके देख लें तो आपको पता चलेगा कि सीआईए की कंट्री फैक्ट बुक के अंदर कितना डाटा होता है जो कि उसने इकट्ठा किया होता है। तो सीआईए वो सारा का सारा डाटा आपके क्या ख्याल में खुद अपने एजेंट पैदा करती है या जमा करती है? वो इन्हीं एनजीओज, आईएनजीओज और इनकी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस यानी जैसे यूएसएड है, उनके थ्रू ही वो सारा डाटा इकट्ठा करके अपने पास जमा करती है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि मेरा नया चैनल और ये पहली वीडियो, इसके ऊपर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी तरीके से आपके सामने रिसर्च बेस्ड जो कंटेंट है वो आपके सामने लेकर आता रहूँ और उसके ऊपर मैं बात करता रहूँ। लेकिन अगर इस पर कोई फीडबैक हो, अच्छा बुरा जिस तरह का भी, वो आप ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इसको बेहतर से बेहतर कर सकूँ। आपको किसी भी किस्म का कोई भी पॉइंट देना हो कोई बेहतरी के लिए, या अगर आप समझते हो कि जी कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा बोंगियाँ मारी आपके सामने बैठ के, तो भी बेशक खुल के आप पॉइंट आउट करें। आई विल टेक इट एज अ मैन, मैं उसको देखूंगा कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।